कैदी नंबर 826 बहुत कम उम्र लड़का था। उसकी उम्र 18 साल थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था। ना मैं उसे मासूम कह सकती थी, ना ही मकार। बस जब उसे देखती तो मुझे लगता कि वो किसी गहरी सोच में मुब्तला है। चेहरा पर इसरार सा था कि वो सजाए मौत का कैदी था। 18-19 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर जा रहा था, जबकि उसके लिए ये दुनिया अभी खिली ही नहीं थी। वो तो बहुत कम उम्र लगता था। मेरा उससे पूछने को जी चाहता था कि तुम्हें किस वजह से, किस जुर्म की वजह से सज़ा मिली है कि दुनिया की इतनी बहारें छोड़कर तुम आखिरत के सफ़र पर रवाना हो रहे हो। मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती कि मेरा उससे बात करने से भी दिल घबराता था। मेरा नाम शाजिया है। पेशे के एतबार से तो मैं एक इंस्पेक्टर ही थी। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल भी सख्त था। मगर इस कैदी को देखकर मेरा दिल पिघल जाता और दिमाग सवालों से भर जाता। इससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता कि आप किसी कैदी से इस तरह बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू कर सकें। आज मुझे हुक्म मिला कि कैदी नंबर 826 की 2 दिन बाद की सज़ा है, यानी उसकी सज़ा का वक्त आ गया था। उसे उसके लवाहिकीन से मिलवाया जाना था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं आज पहली बार सज़ाए मौत के कैदी को इसकी सज़ा सुनाने जा रही थी। मेरा दिल परेशान भी हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं इस कैदी से इसकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है। ये वो वाहिद हक़ है जो सज़ाए मौत के कैदी को दिया जाता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे या पसंदीदा शख्स से मिलना चाहे, उसकी ख्वाहिश हमेशा पूरी की जाती है। कैदी नंबर 826 का नाम नुमान खान था। इससे भी इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी, मगर फ़िलहाल उसके अजीज़ व अकारिब से मिलने आए थे। मैंने देखा उसकी माँ उसके गले लग कर रो रही थी। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे ये सज़ा नहीं होने देगा। तुझे इस सज़ा से बचाने का मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे तो उस औरत पे भी तरस आने लगा। माएँ भी कैसी बातें करती हैं। सज़ाए मौत तो उसकी 2 दिन के बाद होना लिखी ही थी। भला उसे कौन रोक सकता था। दरअसल अगला दिन इतवार का था, इसलिए मुझे आज ही ये आर्डर मिला था कि मैं नुमान खान को उससे घर वालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सज़ा पर अमल दरामद किया जा सके। मेरा तो ख्याल था कि नुमान खान की आखिरी ख्वाहिश अपने घर वालों से मिलना होगी, तो वो उसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, बस सुकून से मरना पसंद करेगा। मगर ये नहीं जानती थी कि उसकी ख्वाहिश इतनी ही अनोखी और निराली होगी। खैर, नुमान खान को उसके घर वालों से मिलवाने के बाद उसे वापस सेल में बंद किया गया। अब उसके पास सिर्फ 48 घंटे रह गए थे। मैंने ज़राए हमदर्दी से उससे पूछा, पहली बार मैंने उससे बात की थी, नुमान खान, तुम्हारे मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो ही गई। कौन सी आखिरी ख्वाहिश? उसने इतना ही तीखा सवाल किया था। यही कि तुम अपने घर वालों से मिल लिए। अब तो तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही होगी। ऐसा तो नहीं है। मेरे आखिरी ख्वाहिश ज़रूर है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। नुमान खान ने बड़े एतमाद से जवाब दिया था। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। हाँ हाँ, पूरी करेंगे, ज़रूर करेंगे, ये तुम्हारा हक़ है। मैं इसकी कम उम्री का तरस खा कर बोली। तो फिर ठीक है, मुझे किसी बड़े के सामने पेश करो। मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार ऐसे नहीं करूँगा। बहुत ख़ास ख्वाहिश है मेरी, और मैं जानता हूँ कि तुम किसी तक नहीं पहुँचाओगी। ये बात उसकी बेएतमादी देखकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन क्योंकि वो सज़ाए मौत का कैदी था, मैंने सोचा जाने दो, बेचारा बस 2 दिन का ही तो मेहमान है, मुझे उससे दुश्मनी करके क्या मिल जाएगा। मैंने एसपी साहब के सामने नुमान खान को पेश कर दिया। बोलो बच्चे, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? आखिरी ख्वाहिश बता दो अपनी। मैं हैरान थी कि एसपी साहब इतनी नरमी से सज़ाए मौत के कैदी से कैसे पेश आ सकते हैं, मगर शायद वो भी उसकी हकीकत से वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे कि उसका कसूर क्या है और उसे सज़ा क्यों मिली है। अमूमन
यहाँ पर ज़्यादा तर कैदी ऐसे ही थे जिनका कसूर छोटा और सज़ा बड़ी थी, जबकि बड़े बड़े गुनाह करने वाले आदमी आज़ादाना घूम रहे थे। बहरहाल जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा, एसपी साहब, मैं आखिरी बार ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ और एक दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसकी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह को ताले लग गए। एसपी साहब ने अक्ल और होशमंदी से काम लिया। देखो बच्चे, तुम्हारी शादी तो हम करवा देंगे, मगर तुमसे शादी करने के लिए मानेगा कौन? कमबख्त, तुम्हारे घर वाले अमीर तो है नहीं, तुम एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हो, क्यों एक मौका ज़ाया कर रहे हो? कोई और चीज़ बता दो, खाना पीना, किसी से मिलना जुलना, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम इस दुनिया से जा रहे हो। हमारे लिए दुख की बात है, मगर कानून सख्त है और कानून ऐसा ही है, सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कम उम्र और मासूम है या फिर ज़्यादा उम्र का या बदमाश, सबके लिए एक ही सज़ा है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें सज़ा क्यों हुई है, तुम्हारा केस तो सबसे ज़्यादा मुआमे वाला है, लेकिन ये बात कि अब तुम सज़ाए मौत के कैदी हो तो बिला वजह तो नहीं हो, तुम्हें किसी वजह से तो ये सज़ा मिली है। अब तुम ढंग की ख्वाहिश का इजहार करो तो हम पूरी भी कर देंगे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ तुमसे कोई शादी के लिए राज़ी नहीं होगा, और फिर हम कैसे तुम्हारी शादी करवाएं? नुमान खान बड़े इत्मीनान से बोला। एसपी साहब, मैं कब आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी शादी करवाएं? मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। इस बात की सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए। सोचने लगी कि कहीं ये जेल की किसी खातून से निकाह करने का न बोल दे। बहरहाल नुमान खान ने कहा कि मस्जिद में ऐलान करवा दिया जाए कि नुमान खान वल्द नियामत खान किसी औरत से शादी करना चाहता है जो कि एक दिन के लिए सज़ाए मौत से पहले इसकी दुल्हन बन सके। अब ये बात थी तो बड़ी बेढंगी, मगर नुमान खान ने हमसे वादा लिया कि अगर कोई औरत उसके बाद भी मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हुई तो आप रोकेंगे तो नहीं, और सुबह होने तक वो मेरे पास ही रहेगी। नुमान खान की अक्लमंदी ने हमें भी परेशान कर दिया। उसकी हाजिर जवाबी ऐसी थी कि हम लोग परेशान हो गए। हमने कहा कि ठीक है, हम ऐलान तो करवा देंगे, मगर हमें इतना यकीन है कि तुमसे शादी के लिए कोई नहीं आएगा। कोई औरत अपना मुस्तकबिल क्यों बर्बाद करेगी? एक दिन के लिए क्यों दुल्हन बनेगी? अपने रिश्तेदारों से क्यों कर झगड़े करेगी? खैर, नुमान खान ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। कहने लगा, बस आप ऐलान करवा दें, मेरी यही ख्वाहिश है। इसके बाद अगर कोई ना आया तो मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूँगा, फिर मुझे भले सज़ाए मौत दे दी जाए। हमने नुमान खान की ख्वाहिश पर अमल करते हुए मस्जिद में ऐलान करवा दिया। साथ ही में यह भी बताया कि वह सज़ाए मौत का कैदी है। 2 दिन के बाद उसे इस जुर्म की सज़ा में फांसी दी जाएगी और वो इस दुनिया से चला जाएगा। अगर कोई औरत फिर भी उससे शादी करना चाहती है तो फलां थाने में आ जाए, वहाँ से उसे जेल में भेज दिया जाएगा। हमें तो ये मजाक ही लगा था। हमने तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, मगर ठीक 1 घंटे के बाद सिपाही मंजूर ने बताया कि जेल में एक औरत आई है जो दुल्हन के लिबास में है और उसके साथ मौलवी साहब हैं। मुझे बात बड़ी हैरान कुन लगी। मुझे लगा कि शायद यूं ही कह रहे होंगे, पर जब मैंने और एसपी साहब बाहर आए तो देखकर हैरान रह गए कि सामने एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र बमुश्किल 17 से 18 साल होगी, वो खड़ी थी और उसके साथ इमाम साहब भी थे। मौलवी साहब को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उस लड़की का निकाह पढ़ाने की हामी भर ली है। उनके पास निकाह का रजिस्टर भी था, जबकि लड़की खूब अच्छी तरह तैयार थी। लड़की का मेकअप और उसकी तैयारी देखकर लगता था कि ये सब तो इसने पहले से ही तैयार कर रखा है। अब मुझे नुमान खान पर शक होने लगा था कि उसने इसका इजहार ही क्यों किया। एक दिन के लिए अपनी दुल्हन से मिलकर क्या मिलेगा? ये औरत कौन है? मैंने मौलवी साहब से पूछा। जी मुझे पता नहीं,
یہ میرے پاس آئی تھی، اس نے اسی طرح دلہن کا لباس پہنا تھا، بولی کہ مجھے جیل میں لے چلو، میں نے نعمان خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتہ جی اس کے دل میں کیا آیا ہے، میں نے تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، مگر یہ سمجھنے کی راضی ہی نہیں ہے، کہتی ہے مجھے نعمان خان سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں اسے بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2 دن بعد اس کی موت ہو جائے گی، مگر یہ مانتی نہیں، کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، بھلے میں 1 دن ہی نعمان خان کے ساتھ رہوں، مگر میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی، کیونکہ میں نعمان خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ نعمان خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے، مگر اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پوری کرنا تھا۔ ہم نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ مولوی صاحب کو بلایا، نعمان خان کو اس کے سیل سے بلا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، 2-4 گواہوں کی موجودگی میں قبول و جاب ہوا۔ نعمان خان نے کہا، اب خواہش کے مطابق، وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میرے سیل میں بھیجیں گے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا، پورا دن ہم اپنی پرانی یادیں تازی کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی، اس کے بعد مجھے آپ موت کی پھانسی پر چڑھا دیں، کوئی غم نہیں ہے، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ نعمان خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سچی محبت واقعی ایسی ہی ہوتی ہے، میں نے یہی دل میں سوچا تھا، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی، جو ہمارے بھی ہوش و حواس اڑا کے رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو نعمان خان کے سیل میں جا کر بند کر دو، وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، یہ بیچاری خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر میں باہر نکلنے کے لیے کہے گی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ میں اس لڑکی کو سیل میں لے گئی، وہاں تو بمشکل 2 لوگ کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ میں نے ان دونوں کو سیل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی تنگ آ جائے گی، مگر مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگی، ایسا لگ رہا تھا کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن رہی تھی، میں جانتی تھی کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ میری خواہش یہی تھی کہ نعمان خان اپنی آخری باتیں اپنی معشوقہ سے کر لے۔ مجھے ان دونوں میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ جو باتیں کر رہے تھے نہ ہی میں نے سنی نہ ان پر دھیان دیا۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا اور اس تالے کو کوئی بھی چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، مجھے نیند آنے لگی تھی، تبھی مجھے سیل سے تھوڑی سی چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو کہ نعمان خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی اور سیل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا مجھے یہاں سے نکال دیا جائے، اب میں نعمان خان کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگا کہ شاید نعمان خان نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ اس نے کہا میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، تو مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے جلدی جلدی سیل کا دروازہ کھولا، اس لڑکی کو آزاد کیا اور واپس تالا لگا کر نعمان خان کو قید کر کے واپس اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس بات سے بے خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک طوفان ہوگا جو میرا منتظر ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی 826 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اپنے سیل میں ہی ہوگا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے کہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا، میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا تھا، وہ نعمان خان کو لے کر آئے، تم جا کر سیل نمبر 826 میں چیک کرو کہ وہ کہاں ہے، کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ میں نے ایس پی صاحب کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں، پر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مانے مجھے تو سانس نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ قیدی کہیں گم ہو گیا یا اس نے مجھے کچھ چکمہ دے دیا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ خیر میں جلدی جلدی 826 والے سیل میں گئی، وہاں تو اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا۔ معمول کے مطابق میں نے نعمان خان کو آواز دی، پر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ لگا کر دیکھا تو ایک مریل سا شخص تھا جو کہ جیل کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس شخص کی
मौत वाक़ई हो चुकी है। मैंने जल्दी से सेल खोला, मगर जब मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरी तो जान निकल गई। इतने में एसपी साहब भी पहुंच चुके थे। उन्होंने भी उस शख्स की तरफ देखा तो उनके भी होश उड़ गए। एसपी साहब मुझे डांटने लगे, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है, तुम्हें इतना तजुर्बा हो गया है यहाँ काम करने का, मगर अभी तक तुम्हें लोगों की समझ नहीं आई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। अब अगर किसी कोताही की वजह से मुझ पर सख्ती की गई तो इसका असर सिर्फ तुम पर होगा, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। एसपी साहब मुझे बातें सुनाने लगे और मेरा दिल चाह रहा था कि सामने मौजूद लड़की को उठाकर पटक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था उसे किसी सूरत भी भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने सोचा था कि ये लड़की जो दुल्हन बनकर नुमान खान के साथ मिलने आई है, मोहब्बत में पागल है, दीवानी है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि नुमान खान ने उसे हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है। वो खुद दुल्हन के लिबास में निकलकर जेल से भाग गया था और हमारे सामने उस लड़की को छोड़ गया था। अब उस लड़की को सजाए मौत तो हम दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि सजाए मौत का कैदी जो होता है सजा तो उसे ही दी जाती है। अब उस लड़की को हम क्या कह सकते थे, जबकि ये लड़की मर्दाना कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। आप लोगों ने नुमान के साथ अच्छा नहीं किया, वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। यह बात तो वक्त साबित करेगा। उस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात की तो मुझे उस पर मज़ीद गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एसपी साहब ने हुक्म दिया कि अब नुमान खान को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, वरना 2 दिन के बाद हम क्या जवाब देंगे। हमने उसे सजाए मौत देनी थी, फांसी के फंदे तक पहुंचाना था और वो हमें चकमा देकर भाग गया। बड़े अफसोस की बात है। मुझे तुम्हारी ड्यूटी मर्दों की जेल में लगानी ही नहीं चाहिए थी। औरत औरत ही होती है, वो मर्दों को नहीं समझ सकती। एसपी साहब मुझे बातें सुना रहे थे। मेरा दिल कह रहा था, घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक शख्स पर भरोसा किया, एक लड़की पर तरस खाया, तरस खाकर उनका निकाह करवाया और उसने मेरी ही आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ ही एक चारा था कि हम उस लड़की के माँ बाप तक पहुँचे या फिर नुमान खान को ढूंढें। नुमान खान रात के अंधेरे में कहाँ गया था, हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि वो यहाँ से सुबह के 4 बजे निकला था। मगर मुझे उस लड़की पर हैरत हो रही थी। अब मेरी दिलचस्पी का मरकज़ वही लड़की बन गई थी कि आखिर वो लड़की कैसे नुमान की जगह जेल में बैठ गई है और इस बात पर राज़ी भी हो गई है। कैसे उसने नुमान खान को अपना शौहर भी मान लिया और कैसे उसने ये भी सोच लिया कि नुमान के हिस्से की फांसी उसे दे दी जाए। इतनी मोहब्बत किसी मुजरिम से तो की नहीं जा सकती। अगर नुमान इतना बुरा होता तो ये लड़की उससे इतनी मोहब्बत कैसे करती। मैंने उससे उसके माँ बाप का पूछा तो उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि वो मंजूर अली की बेटी है। मंजूर अली साथ वाले गांव में ही रहता था। मंजूर अली को बुला कर लाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात तो नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि जब वो लड़की मेरे सामने है तो क्यों ना मैं सारी बात उसी से ही पूछ लूँ। तब उसने एक अजीब बात कही, बोली कि मैं नुमान भाई के बारे में एक एक बात आपको सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने हैरत से उसे देखा था। वो अपने शोहर को भाई कह रही थी। क्या कहा तुमने नुमान भाई? क्या तुम उसे भाई समझती हो? ये रिश्ते में वो तुम्हारा भाई लगता है। तुम लोगों ने ये नाटक किया हुआ है। नहीं, वो रिश्ते में मेरा भाई नहीं लगता, मगर मेरे भाइयों जैसा है। मोहब्बत में उनसे ज़रूर करती हूँ, मगर मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं थी कि मैं उससे निकाह कर लूँ। मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थी। तो फिर तुमने उससे ये सब कुछ क्यों किया? तुमने उससे निकाह क्यों किया? क्या वजह है कि तुमने हम सबको चकमा देने के लिए, नुमान को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया? यकीन माने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कल शाम तक वापस आ जाएंगे। वो मुझे यहाँ से कैसे देख सकते हैं? और जाहिर है अब तो उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया है। मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ और इस जिम्मेदारी को कभी भी छोड़कर बुज़दिलों की तरह घबराएंगे नहीं। पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर जो उसने कहानी सुनाई
तो मुझे मज़ीद परेशान कर गई थी। मैं मजबूर हो गई कि मैं अपना फ़ैसला बदलूं और दोबारा इस सारे मामले पर गौर व फिक्र करूं। मेरा नाम नाजिया है। मेरी बड़ी बहन की मंगनी नौमान से हो चुकी थी। नौमान खान बचपन से ही बहुत प्यारा लड़का था। ज़िंदगी में शायद ही ऐसा कोई वक्त आया हो जब नौमान किसी से डर कर भागा हो। वो मेरे अब्बा की बहन का बेटा था। मेरा फुफ्फोज़ाद होने की वजह से अम्मा अब्बा नौमान भाई पर बहुत भरोसा करते थे। फिर जब उन्होंने मेरी बड़ी आपी की मंगनी नौमान भाई से कर दी तो वो हमारे घर भी आने जाने लगे। मगर गांव का माहौल बड़ा अजीब होता है। एक रात नौमान भाई बाजी से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन अब्बा अम्मा घर पर नहीं थे। नौमान भाई की मंगनी हो चुकी थी। जाहिर है उनका हमारे घर के साथ एक रिश्ता बन गया था। हम दोनों बहनें ही घर पर थीं। घर में और कोई नहीं था। वो पिछले दरवाजे से आए। मैं समझ गई थी कि आप ही से मिलने के लिए आए हैं। मैं किचन में चाय बनाने लगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैं घबरा गई। मुझे लगा शायद अम्मी अबू आ गए हैं। मगर मैं जाकर दरवाजे से बाहर झांका तो कोई 3-4 आदमी खड़े थे। मेरी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे दरवाजे पर भी कभी ऐसे आदमी आएंगे। मुझे इस बात की तसल्ली तो थी कि नौमान भाई हमारे घर साथ हैं, मगर ये आदमी गांव के बदमाश थे। मुझे उनको देखकर ही खून सूखता था। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा, दरवाज़ा खोल दो वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। मैंने उनसे मिन्नत समाजत की कि हम घर में अकेली बहनें हैं, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। तब उन्होंने माँ बहन की गालियाँ देते हुए कहा, हम वापस नहीं जाएंगे। तुम लोग इस गांव में बेहयाई फैला रहे हो। हमें साफ पता है कि इस घर में और कौन है। हमारे सामने तुम लोगों के घर में एक लड़का आया है। ये शोर सुनकर नौमान भाई भी बाहर आ गए। उन्होंने घर का दरवाज़ा खोल दिया। मुझे अंदर जाने को कहा। मैं तो अंदर कमरे में चली गई, मगर नौमान भाई उन लोगों से उलझ पड़े। उनमें से एक ने बहुत गलत बात की। बोला, अगर हमें पता होता कि यहाँ पर लड़कियाँ हैं और इस तरह की लड़कियाँ हैं तो हम भी आ जाते। हम तो 3-4 हैं, पैसे भी अच्छे देंगे। यह बात सुनकर नौमान भाई से रहा नहीं गया। उन लोगों ने इतनी गलत बात कर दी थी कि नौमान भाई गुस्से से उबल रहे थे। जाहिर है उनकी होने वाली बीवी के बारे में इतनी गलीज बात कोई करे, किसी भी मर्द के सामने करे तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। नौमान भाई ने उस वक्त उन लोगों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक तो वो निहत्थे थे और दूसरा अक्लमंदी का तकाजा भी यही था कि हम बहनों के होते हुए उनसे ना लड़ा जाए। उन्होंने समझा बुझा कर भेज दिया, मगर अब तो ये मामूल का तमाशा बन गया। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते थे। अम्मा अब्बा जैसे ही इधर से उधर होते ये लोग हमें तंग करने लगते। एक दिन ऐसा एक वाक़या हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मेरी आपी अपने कमरे में सो रही थी कि खिड़की तोड़कर एक बदमाश कमरे में घुस आया। उसी वक्त नौमान भाई भी घर में दाखिल हुए तो उन्होंने उस आदमी को अंदर आते हुए देख लिया। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर एक ऐसी लड़ाई हुई जिससे न सिर्फ मेरी बहन की जान ले ली, बल्कि नौमान भाई के हाथ से भी एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सज़ा उन्हें सज़ाए मौत की सूरत में मिली। अगर हम लोग अमीर होते, हमारे हाथ में कोई ताकत होती, तो यकीनन ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी घर पर हमला करके उसकी इज़्ज़त पर हमला करने के जवाब में किसी पर भी फूल तो नहीं बरसाए जाएंगे ना। नौमान भाई ने जो भी किया वो गैरत में किया और उन पर किसी किस्म का कोई केस नहीं बनता। मगर चूँकि गांव के लोग ताकतवर हैं, उन्होंने नौमान भाई के लिए ज़िंदगी अजाब कर दी। पहले वो 6 महीने इधर उधर रोपोच रहे, मगर फिर आखिरकार उन्हें पकड़कर जेल में डलवा दिया गया। अब अगर वो यहाँ से निकलते भी हैं तो भी ये लोग उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कसूर हमारा नहीं, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने हमारे घर पर बिलावजह नज़र रखी, और हमें हमारे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा देना चाहिए। नौमान भाई की वालदा ने उनसे मुलाकात के दौरान उन्हें यह मंसूबा समझा दिया था। मेरी अम्मा ने उन्हें कसम देकर कहा था कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी
मगर तुमको सज़ा नहीं होने दूंगी। हमारे ख़ानदान को जितनी ज़रूरत उनकी है उतनी और किसी के नहीं है। मैं मर भी जाऊं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया अब उस केस का क्या होगा, लेकिन क्या बस खुदा की मदद से उन लोगों की भी किसी बड़े तक पहुंच थी। नुमान उसी शख्स से मिलने के लिए शहर गया था। रातों रात जाकर अपना केस उसके सामने रखा। वो बड़े पाए का वकील था। बाज़ औक़ात एक अच्छे वकील से जान पहचान होना भी इंसान को थाने और जेल की सलाखों से बचा सकती है। अगरचे ये बात काफ़ी आगे जा चुकी थी, मगर वकील साहब की धमकियों और उनके दलाइल ने एसपी साहब को भी कायल कर लिया कि सज़ाए मौत ना ही नुमान खान के लिए बनती है और ना ही नुमान खान की तरफ से कोई अपील दी गई, ना उसे सफाई का मौका दिया गया। केस चला। उसके बाद नुमान बाइज़्ज़त बरी हो गया क्योंकि वो निहत्था था। उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था, ना उसके पास कोई असलहा था। अल्लाह ताला ने शायद उनकी मोहब्बत और खलूस की लाज रखी, वरना तो इतने बड़े केस से मैंने कभी किसी को बरी होते देखा ही नहीं था। खुदा ताला हम सब को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो आपको आज की कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।